हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग लेके आ चुके हैं मेटलर्जी का पार्ट 2 और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक कंसेप्चुअल टॉपिक। सुन के लगता होगा कि मेटलर्जी में कंसेप्चुअल टॉपिक कैसे आ सकता है, तो आता है और वो कंसेप्चुअल टॉपिक होता है हमारे पास एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम काफ़ी हद तक कंसेप्चुअल है ही सरी, ठीक है। उसमें रटने वाला पोर्शन कुछ है नहीं और मेटलर्जी में रटने वाला पोर्शन नहीं मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक। दूसरी बात, क्योंकि ये कंसेप्चुअल टॉपिक है तो यहाँ से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, मतलब एक लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एज सच अभी तक इतना कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन पूछा जा सकता है। देखो, एग्जामिनर वही हिट करना चाहता है जो अभी तक बात नहीं की गई है, वो उसी बात को ढूंढ रहा है कि यार कौन सी बात नहीं की गई है, वही पूछूंगा, ठीक। तो हो सकता है पूछा जाए, इसीलिए टॉपिक वेरी मच इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ ही साथ में रिडक्शन के प्रोसेसेस से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं जो समझने को आती है कि रिडक्शन किससे कराते हैं, क्यों कराते हैं, क्या अच्छा रिएजेंट होता है रिडक्शन के टाइम, ठीक। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम एलिंगम डायग्राम, और आज देखेंगे साथ ही साथ में रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड भी, ठीक है। चलो, तो एलिंगम डायग्राम बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स है रिडक्शन प्रोसेस का, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के साथ ये कुछ रिलेट होता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेट होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हमारे पास होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। स्टैंडर्ड में लिखो, नॉर्मल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस ले रहे हो तो ऊपर वो नॉट लगा देना, अगर नहीं ले रहे हो तो फिर सिंपली ऐसे चलने दो। देखो, अगर मैं यहां पर एक कर्व प्लॉट करना चाहता हूं, अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे रखना चाहता हूं, टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे रखना चाहता हूं, तो मुझे पता है स्लोप कैसा आने वाला है। स्लोप आने वाला है यहां पर माइनस ऑफ डेल्टा एस, ठीक। स्लोप आने वाला है यहां पर माइनस ऑफ डेल्टा एस। अच्छा, ये क्यों बताया सर? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें ऑक्साइड का रिडक्शन करना है। मेटल, अब देखो मेटलर्जी में कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट आता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड का डायरेक्टली रिडक्शन क्यों नहीं करते? मैंने बताया था SO2 और CO2 में CO2 ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, इसीलिए, ठीक है। सॉरी, CO2 और CS2, सॉरी CO2 और CS2 में जो CO2 होता है वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है। CO2 होता है ना, CS2 नहीं होता, इसीलिए डायरेक्ट रिडक्शन नहीं करते हैं सल्फाइड का। पहले ऑक्साइड में बदलोगे, फिर रिडक्शन करोगे, फिर रिफाइनिंग का, है ना। तो यहां पर कुछ इस तरीके का सिनेरियो होता है। अब हमें पता है मेटल जो होता है सॉलिड प्लस O2 गैस गिविंग MO सॉलिड। मान लो एमओ बन रहा है, एमओ टाइप का बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर आप यहां पर देखते हो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि डेल्टा एस कैसा है बेटा। यहां पर जो डेल्टा एस है, जो डेल्टा एस है वो कैसा है? नेगेटिव है। डेल्टा एस कैसा है? नेगेटिव है। डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो जो स्लोप है वो कैसा हो जाएगा? स्लोप कैसा हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव हो गया तो जो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन का कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। आप यहां रखो डेल्टा जी, है ना, और यहां रख दो टेम्परेचर। क्या कंक्लूजन करें यहां से? क्या कंक्लूजन करें? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे डेल्टा जी बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे डेल्टा जी बढ़ रहा है। हमें पता है कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए, क्योंकि जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा रिएक्शन अपने आप स्पॉन्टेनियस होती जाती है ना, अपने आप उस डायरेक्शन में फॉर्म जाना चाहती है। तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ रहा है, रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है M सॉलिड प्लस O2 गिविंग MO सॉलिड, ठीक। O2 गैस है ना। तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहती है, रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाना चाहती है। आप क्या कर रहे हो? आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो डेल्टा जी भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन रिएक्शन इस चीज को अच्छा नहीं मानती है, बोलती है नहीं मेरे साथ ऐसा मत करो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, ठीक। लेकिन हम तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो डेल्टा जी बढ़ता है, डेल्टा जी बढ़ता है तो रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की जो स्पॉन्टेनिटी है वो कम होती जाती है। रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहती है, ठीक। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब भी वही होता है। क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब मेटल की ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी है वो कम होती जा रही है। यहां पर इस पॉइंट पर कुछ डेल्टा जी रहा होगा, इस पॉइंट पर कुछ डेल्टा जी रहा होगा। मान लो यार -1000, मान लो यहां कितना हो जाएगा? इधर मान लो, इधर हो जाएगा आपका -500 हो गया, मान लो, ठीक है, -500 किलो जूल पर मोल जो भी है, ठीक है। मान लो ये हो गया -500, -500 हो गया। तो यहां से यहां जा रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो तो क्या हो रहा है? डेल्टा जी बढ़ रहा है। डेल्टा जी बढ़ रहा है
तो मेटल की ऑक्साइड के लिए जो प्यार है, जो एफिनिटी है, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मेटल की जो ऑक्साइड के लिए एफिनिटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब मेटल ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है उसकी फिजिबिलिटी कम होती जा रही है। और हमें तो काम भी उल्टा करना है। हमें क्या करना है, हमें मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना है, हमें मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना है। अब हमें यह तो पता चल गया कि मेटल और ऑक्सीजन के बीच का प्यार कम हो रहा है। अब हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो ऑक्सीजन के लिए अपना प्यार बढ़ाए, जो ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं, अपना प्यार बढ़ा दे। हम तो इसका रिडक्शन करेंगे ना, इसका थोड़ी करोगे, ये तो हमें मिलेगा। इसका रिडक्शन करना है, इसका रिडक्शन करना है, मतलब इससे ज्यादा ऑक्सीजन को चाहने वाला कोई बंदा चाहिए। ठीक है, मेटल ऑक्साइड चाहता है भैया ऑक्सीजन दूर चली जा, और कोई ऐसा बंदा चाहिए जो ऑक्सीजन को अपने पास बुला ले। तो ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, रिएक्शन अपने आप क्या हो जाएगी, फिर स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। चलो, हमारे पास 3 कर्व आते हैं। जो सबसे फर्स्ट कर्व आता है फटाफट से देखते हैं। CO प्लस O2 गिविंग CO2। बैलेंस आउट करो इस रिएक्शन को फटाफट से, तो 2 इधर और 2 इधर। ठीक है, बैलेंस हो गई। अगर आप इसका डेल्टा एस देखते हो बेटा, तो डेल्टा एस इसका क्या है, डेल्टा एस इसका नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है। डेल्टा एच ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, या फिर बोल सकते हो मोर एक्सोथर्मिक। CO2 का बनना कार्बन प्लस ऑक्सीजन से भी एक्सोथर्मिक होता है, CO2 का यहां से बनना भी एक्सोथर्मिक ही होता है। मैं यहां लिखता हूं मोर एक्सोथर्मिक, क्योंकि CO2 के मुकाबले क्या होती है, मोर एक्सोथर्मिक होती है। तो अगर मैं इसका कर्व बनाना चाहूं बेटा, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगी, डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में एक रिएक्शन। फटाफट से दूसरी देखते हैं। दूसरी C प्लस O2 गिविंग CO2। ठीक है, CO2 गैस सॉलिड, कार्बन सॉलिड होता है, ध्यान रखना, गैस, चारकोल, कोयला सॉलिड होता है। ठीक है, चलो इसका डेल्टा एस देखो जरा, इसका डेल्टा एस देखो, इसका डेल्टा एस है 0, इसका डेल्टा एस क्या है, 0 है, और इसका डेल्टा एच भी क्या होता है बेटा, नेगेटिव ही होता है, एक्सोथर्मिक ही होती है। इसका कर्व अगर आप बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी डेल्टा जी और टी के बीच में। फटाफट से देखो। ठीक, तीसरा आ जाएगा वो तो देख ही ली, C प्लस O2 गिविंग CO2 CO। ठीक, यहां पर ये और यहां पर ये, तो आप अगर इसको बैलेंस आउट करना चाहते हो, 2 और इधर 2, ये तो सॉलिड है। ठीक है, ये तो सॉलिड है, सिंपल सा फंडा दिख रहा है। यहां पर डेल्टा एस क्या दिख रहा है, यहां डेल्टा एस पॉजिटिव दिख रहा है, यहां डेल्टा एस पॉजिटिव दिख रहा है। तो कर्व कैसा दिखेगा, इस तरीके का, स्लोप हो जाएगा नेगेटिव, स्लोप हो जाएगा बेटा क्या, नेगेटिव, स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। तो देखो यहां से क्या क्या अपन ने चीज देखी, कार्बन के लिए ऑक्सीजन, कार्बन का ऑक्सीजन के प्रति क्या हो रहा है, प्यार बढ़ रहा है। कार्बन का ऑक्सीजन के प्रति क्या कर रहा है, प्यार बढ़ रहा है। ठीक, यहां पर भी हमने देखा कार्बन का ऑक्सीजन के लिए प्यार, और यहां पर भी हमने देखा कार्बन का ऑक्सीजन के लिए प्यार। तीनों कर्व को अगर मैं कंबाइन करता हूं, तो डेल्टा जी और टी, एक कर्व तो था इस तरीके का, एक कर्व था ऐसे, और एक कर्व आएगा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ही होता है। ये जो पोर्शन होता है ये हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक, CO CO2 और आपके पास CO CO2 जो होते हैं वो किस में होते हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं। बेसिकली अगर अपन अब देखना चाहें तो जो लोअर टेम्परेचर रेंज है वहां पर इसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है, जो हायर टेम्परेचर रेंज है वो इस रिएक्शन का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है। अगर मैं आपको लिख के बताऊं रिएक्शन कौन सी थी, ये वाली रिएक्शन कौन सा था, जिसका स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव था। देखो इसका डेल्टा एस नेगेटिव था, तो स्लोप इसका ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आपके पास CO प्लस O2 गिविंग CO2। ठीक, और ये हो जाएगी आपके पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग CO, और ये हो जाएगी कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग CO2। ठीक, तीनों ऑक्साइड बना रहे हैं, तीनों ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कोई ना कोई ऑक्साइड बना रहे हैं, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। बेसिकली यहां से देखोगे अगर, तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सही कर सकते हैं इस लाइन को आप इस तरीके से लिख दो ऐसे। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो यहां पर एक रेंज है, यहां पर डेल्टा जी की कुछ वैल्यू है, और यहां पर ये रिएक्शन भी कुछ ना कुछ डेल्टा जी अटेन करेगी। ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर रेंज मतलब जब टेम्परेचर की वैल्यू कम है, तो टेम्परेचर की वैल्यू कम होती है तो CO एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एट लोअर टेम्परेचर CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट।
जब टेम्परेचर कम होता है तो CO क्या होता है? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब देखो CO, मेटल क्या चाहता है? मेटल चाहता है मैं ऑक्सीजन को छोड़ दूं, और यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या चाहता है कि मैं ऑक्सीजन को गेन कर लूं। ठीक, एक चाहता है छोड़ना, एक चाहता है गेन करना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है मेटल की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है कार्बन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बढ़ रही है। और यही काम हम चाहते थे, यही काम हम क्या चाहते थे? यही काम हम चाहते थे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो देखो इस पॉइंट पे अगर सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा जी है तो इसके बाद ये घटेगी, इसके बाद ये घटेगी, और इसके बाद ये देखो कंटिन्यूअसली बढ़ती आ रही है। तो एक टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर जोन में CO अच्छा रिड्यूसिंग होता है, रिएजेंट होता है। हायर टेम्परेचर जोन में C जो होता है कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक, अब देखो जो कर्व नीचे की तरफ होगा, मान लो आपके पास दो कर्व हैं, लेट सपोज करो इस तरीके से, आपके पास इस तरीके से, और यहां पर जहां पर टर्न आ जाए, जहां पर स्लोप के अंदर चेंज आ जाए, स्लोप बदलना मतलब एंट्रोपी की वैल्यू बदलना। स्लोप क्या था? डेल्टा एस। जहां पर आपके स्लोप में चेंज आ जाए इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। एंट्रोपी बदलने का मतलब क्या होता है? यह होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड का नहीं, मेटल का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब इस पॉइंट पे मेटल सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो चुका है? लिक्विड में। उसकी एंट्रोपी बढ़ गई, अगर एंट्रोपी बढ़ गई है तो स्लोप इधर चेंज हो जाएगा। समझ में आती है पिक्चर? क्लियर है? अब देखो ये होता है मैग्नीशियम के लिए और ये होता है एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, दोनों के लिए होता है। चलो मान लो यहां पर कुछ वैल्यू है, यहां पर कुछ वैल्यू, हम कहते हैं कि जो नीचे वाला एलिमेंट होता है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। तो मान लो यहां वैल्यू -2000 किलोजूल पर मोल। ठीक है, मान लो जो भी है, और यहां पर है -1500, यहां -2000 है, यह -1500 है। एल्यूमिनियम, एक सेकंड लिख लेते हैं, प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग Al2O3। ठीक है, ठीक है। मान लो इसका डेल्टा जी किसी टेम्परेचर पर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका डेल्टा जी कितना है? -1500 है। ठीक है, -1500 है। और Mg प्लस O2 गिविंग MgO, इसका डेल्टा जी कितना है बेटा? इसका डेल्टा जी है -2000। ये है। ठीक है, ये वो आपकी जो सॉलिड वाली रिएक्शन होती है ना, कौन सी वाली? मेटल प्लस ऑक्सीजन गिविंग MO। कैसे पता चला सर? क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है। ठीक, तो ये मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन की रिएक्शन है। ये दो वैल्यूज अपन ने लिख ली, अब हम कह रहे हैं जो नीचे वाला उसकी स्पॉन्टेनिटी ज्यादा है, जो नीचे वाला स्लोप है, जो नीचे है स्लोप में, वो उसकी जो कर्व में नीचे उसकी स्पॉन्टेनिटी क्या है? ज्यादा है, स्पॉन्टेनिटी ज्यादा है। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि नीचे वाला ऊपर वाले को क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। स्टेटमेंट ये है, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं कैसे देखें। Mg प्लस Al2O3 गिविंग MgO प्लस एल्यूमिनियम। हम ये चाहते हैं, हम ये वाली रिएक्शन चाहते हैं। कैसे बनाएं? यहां से कैसे बनाएं? कुछ मत करो, अगर ये रिएक्शन फर्स्ट है, ये रिएक्शन सेकंड है, तो ऊपर वाली को जस्ट उल्टा ही तो करना है, 1 - 2 लिख दो। क्या कर दो? 1 - 2 लिख दो, तो आपके पास ये वाली रिएक्शन बन जाएगी। 1 - 2 लिखोगे तो डेल्टा जी भी एज इट इज हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी है, वो कितना आ जाएगा? -2000 -1500। ठीक, ये प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी फिर भी -500। अब तुम 2 - 1 करके देखो कि क्या ऊपर वाला नीचे को रिड्यूस कर सकता है? क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूस कर सकता है? बिल्कुल सिंपल है, जरूरत ही नहीं है। अगर इस रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा जी -500 है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? +500। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में -500 है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? +500। ऑब्वियसली इस तरफ जाने पर रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही है, लेकिन इस तरफ आने पर स्पॉन्टेनिटी कम हो रही है।
रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में और इसमें क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस। तो ये प्रूफ करता है कि नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से कार्बन क्या करता है, रिडक्शन करता है। एक तरफ तो मेटल चाहता है ऑक्सीजन को छोड़ना और एक तरफ कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड चाहते हैं ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना। लोअर टेम्परेचर जोन में कार्बन ऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन हायर टेम्परेचर जोन में जो आपके पास कार्बन है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। पिक्चर समझ में आ गई। ये एलिंगम डायग्राम है, जो मोटा मोटा पॉइंट है वो यहां से कंक्लूड होकर आता है कि कैसे नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। पिक्चर क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। चल अब ये जो अलाइन होता है ये होता है आपके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से, लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली प्रभु से जान। तो लिथियम सबसे नीचे होता है और ऊपर जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो एक लाइन आएगी जीरो की, ठीक। जीरो से ऊपर आपके पास होते हैं गोल्ड और प्लैटिनम और सिल्वर, ठीक है। जो नोबल मेटल्स होते हैं वो जीरो से ऊपर होते हैं, क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन के लिए कोई एफिनिटी नहीं है। आपको पता होगा नोबल मेटल्स कहा ही उनको नोबल इसलिए आता है क्योंकि वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहना चाहते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में ज्यादा रहना नहीं चाहते हैं, वो अपने आप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उनके लिए जीरो से ऊपर होता है, ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है वो ऊपर होती है। यहां पर टर्न आया है, ध्यान रखना, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो दिस वाज अबाउट योर रिडक्शन ऑफ, सॉरी दिस वाज अबाउट योर एलिंगम डायग्राम। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जो मेजर चीज है वो आपको मैंने बता दी। अब आता है रिडक्शन बाय कार्बन, जो कि हम जानते हैं कार्बन से स्मेल्टिंग के थ्रू होता है। कार्बन रिडक्शन हम लोग आयरन के लिए कराते हैं, जिंक के लिए कराते हैं, और किस किस के लिए कराते हैं, लेड के लिए कराते हैं, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन Pb प्लस CO, ठीक है। Fe2CO3 CO, मतलब इसकी बहुत सारी रिएक्शन होती है। वैसे तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, इन जनरल ये नहीं होती है, बहुत सारी होती है, बताऊंगा आपको, ठीक। जिंक प्लस, ये तो सिंपल सी होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता। SnO2 टिन स्टोन की भी आप करा सकते हो। गैंग प्लस फ्लक्स जो होता है आपको स्लैग देता है, ठीक। तो ये फ्लक्स क्या होता है अभी हम लोग बात करेंगे, पहले रिडक्शन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे फ्लक्स क्या होता है और स्लैग क्या होता है। तो कार्बन से रिडक्शन होता है, बेसिकली इसका जो मेजर यूज होता है वो होता है आपका ब्लास्ट फर्नेस में। सारी रिएक्शन जब देखेंगे जब हम लोग इंडिविजुअल मेटलर्जी पढ़ रहे होंगे, ब्लास्ट फर्नेस मेटलर्जी ऑफ आयरन में ज्यादा यूज, मेटलर्जी ऑफ आयरन में, ठीक। लेड के केस में हम लोग इसको ना ऑप्ट करते हुए कुछ और ऑप्ट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है रिडक्शन बाय कार्बन, ठीक। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन, ठीक। तो क्यों पबजी होगा, क्यों पबजी होगा, तो दिस प्रोसेस इज वैलिड फॉर दिस टाइप ऑफ मेटल्स। कॉपर, लेड और मरकरी के लिए हम लोग सेल्फ रिडक्शन का सहारा लेते हैं। क्यों कार्बन पे खर्चा करना, क्यों कोयला लाना, कार्बन पे खर्चा क्यों करना जब ये खुद सेल्फ रिडक्शन हो सकते हैं। बेसिकली सेल्फ रिडक्शन में क्या होता है, देखो, मान लो अगर आप सेल्फ रिडक्शन कराने जा रहे हो तो प्रोसेस होता है कुछ इस तरीके से। आपने ली सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर की आप कराओगे पार्शियल रोस्टिंग, पार्शियल, पूरी तरीके से नहीं करना है, पार्शियल रोस्टिंग। पार्शियल रोस्टिंग करोगे तो ये बनेगा Cu2O प्लस SO2। बहुत अच्छी बात है सर, बन गया। ऑब्वियसली पार्शियल रोस्टिंग करिए तो ये बचा भी तो होगा, तभी तो मैंने पार्शियल रोस्टिंग करी है कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट ना हो जाए Cu2 में। अगर पूरा कंप्लीट हो गया फिर तो कार्बन का सहारा लेना पड़ेगा, फिर तो कार्बन का सहारा लेना पड़ेगा। तो पूरा कंप्लीट ना हो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। जो ऑक्सीजन है ये लिमिटेड है, ऑक्सीजन क्या है यहां पर, लिमिटेड है। तो Cu2O बचता है जो कि रिएक्ट करता है किससे, Cu2S से, बनाता है कॉपर प्लस SO2। ये बन गया हमारे पास कॉपर, ठीक है, ये बन जाता है हमारे पास कॉपर। तो ये हो गया रिडक्शन। सेम हम लोग बात कर सकते हैं किसके लिए, लेड के लिए। तो PbS, गलेना, है ना, जो गले नहीं वो गलेना, PbS प्लस O2 पार्शियल रोस्टिंग, शॉर्ट फॉर्म में बनाएगा PbO प्लस SO2, ठीक, ठीक है, अरे ठीक है। तो PbS प्लस PbO गिविंग क्या देता है हमारे को, ये दे देता है Pb प्लस SO2, ठीक है, Pb प्लस SO2। एक और इसकी रिएक्शन होती है दैट इज योर PbSO4
प्लस PbO जो कि देता है अगेन Pb प्लस SO2 ही देता है। ठीक है, ये बनता है, इसीलिए इसके बारे में अपन ने बात करी। क्लियर है, समझ में आ गया। सो सेल्फ रिडक्शन अपने आप में रिडक्शन हो जाता है, ऑक्सीजन लिमिटेड एयर में पास करो, अपना काम बन जाएगा। क्यों कार्बन पे भी खर्चा करना है, क्यों कार्बन पे भी खर्चा कर। ठीक, चलो अगला आता है रिडक्शन बाय अ मेटल। तो जैसे आपके पास क्या होता है ना, आपके पास जैसे होता है Cr2O3 या फिर आप ले लो MnO2, ठीक है, या फिर आप ले लो TiCl4। ठीक, ये जो मेटल्स होते हैं ना, अगर आप इनका कार्बन रिडक्शन कराने जाओगे तो होता क्या है, ये कार्बाइड बना लेते हैं। ठीक है, जैसे आप इनका कार्बन रिडक्शन कराने जाओगे तो ये कार्बाइड्स बना लेते हैं और फिर उन कार्बाइड्स को हम लोग वापस गेन नहीं कर पाएंगे, वहां से वापस ऑक्साइड नहीं बना पाएंगे। इसका तो क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, इसका अपन ऑक्साइड लेते हैं। बात समझ में आ गई। तो इनके लिए अपन क्या करते हैं, इनके लिए अपन कार्बन रिडक्शन यूज नहीं कर सकते। देखो कार्बन रिडक्शन हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जितने भी आपके पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब के लिए भी कार्बन रिडक्शन नहीं कर पाते हैं फॉर द सेम रीजन, ये कार्बाइड बना लेते हैं। ठीक, कार्बाइड आप लोगों को पता होगा, कार्बाइड बहुत ज्यादा टफ मटेरियल होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वापस ऑक्साइड नहीं ला पाया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनके लिए दूसरा तरीका यूज करते हैं। इनके लिए अपन एक ऐसा मेटल लेते हैं जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, मोर रिएक्टिव मेटल। क्या लेते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल, और इसको बोलते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। Cr2O3 के साथ हम लोग ले लेते हैं चुपचाप से क्या, एल्यूमिनियम। थोड़ी सी एनर्जी दी जाती है, ऐसा नहीं अपने आप हो जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी यहां पर दी जाती है और ये बनाता है Al2O3 प्लस क्रोमियम। ये तो बन गया। खास क्या है, खास है यहां पर जो डेल्टा H होता है, माइनस में तो होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा होता है। जो ये वैल्यू हीट, जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना यहां पर, वो इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि इसको अपन थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, थर्माइट वेल्डिंग। रेलवे ट्रैक्स में जब कहीं पर गैप आ जाता है या फिर क्रैक आ जाता है तो वहां पर इसका एक मिक्सचर बनाया जाता है, थर्माइट मिक्सचर लिया जाता है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है जिससे लोहा भी पिघल जाता है। सोच के देखो, लोहा पिघल गया तो कितनी हीट रिलीज हो रही है। ठीक, तो इसको थर्माइट वेल्डिंग भी बोला जाता है। तो यहां पर हीट रिलीज होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि Al2O3 की लैटिस एनर्जी Cr2O3 से बहुत बहुत ज्यादा होती है। यहां पर लैटिस एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है और लैटिस एनर्जी की वजह से ही एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। ठीक है, Al2O3 की लैटिस एनर्जी Cr2O3 से क्या होती है, ज्यादा होती है। MnO2 में ये काम नहीं करते हैं। पहले MnO2 को हम लोग डिकम्पोज करते हैं, इसके अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है ना वो बहुत ज्यादा है। इसके साथ और पंगा, इसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि अगर मैं डायरेक्टली इसको एल्यूमिनियम से रिएक्ट करा देता हूं तो जो हीट रिलीज होगी बहुत ज्यादा होगी, रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं अपन, Mn3O4 में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, Mn3O4 में कन्वर्ट करते हैं और जो एक्सेस ऑक्सीजन होती है उसको हटा देते हैं। एक्सेस ऑक्सीजन जो होती है उसको हटा देते हैं। फिर Mn3O4 की रिएक्शन किससे कराई जाती है बेटा, Al से कराई जाती है, बनता है Al2O3 प्लस हमारा जो मैग्नीज है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक, बात समझ में आती है। अगला आता है TiCl4। TiCl4 के लिए एल्यूमिनियम यूज ना करते हुए यहां पर सोडियम या फिर मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। बनता क्या है, बनता तो Ti है प्लस NaCl या फिर आप ले सकते हो MgCl2। ठीक, दिस इज रिडक्शन बाय मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स या फिर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, अगर आप सीरीज भी याद करोगे तो आ जाएगा, लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली से जान। ठीक है, तो अली से जान, अली जो है एल्यूमिनियम या फिर सोडियम, मैग्नीशियम पहले आते हैं इनसे, क्रोमियम और मैग्नीज जो होते हैं वो बाद में आते हैं। ठीक है, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज जो होते हैं सब बाद में आते हैं। क्लियर है, पिक्चर समझ में आ गई। चलो अगला आता है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन बेसिकली कुछ नहीं होता है, Ag2O लो, हीट कर दो, एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो इसमें कुछ खास है नहीं, सिंपल सा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ज्यादा इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है, ये इस तरीके की रिएक्शन होती है, याद रख लेना। चलो अगला आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में बेसिकली क्या होता है, यहां पर हम लोग बिजली का सहारा लेंगे, बिजली का सहारा लेंगे और बिजली का सहारा लिया जाता है हॉल हेराल्ड प्रोसेस। हॉल हेराल्ड प्रोसेस, ये हॉल हेराल्ड प्रोसेस क्या होता है,
इस तरीके का एक कंटेनर होता है, बेसिकली एल्यूमिनियम के लिए करते हैं, Al2O3 के लिए। ठीक, ये एल्यूमिनियम ये कंटेनर होता है लोहे का, और यहां पर लगी होती है, ठीक अंदर की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है, मैं भूल जाता हूं, यहां पर लगी जाती है कार्बन की लाइन बगल में। ठीक है, इस तरीके से लगी रहती है यहां पर कार्बन लाइन। ठीक है, जो किसका भी काम करती है और कैथोड का भी काम करती है। किसका काम करती है? कैथोड का काम भी करती है। ठीक है, कैथोड का काम भी करती है। यहां पर इस तरीके से लगी होती है ग्रेफाइट रॉड्स। क्या होती है? ग्रेफाइट रॉड्स, जो कि किसका काम करती है? काम करती है एनोड का। ठीक, यहां पर बना दिया जाता है Al2O3। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसके लिए करते हैं? सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आपके पास पोटेशियम हो गया, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, उनके लिए अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अपन इनके ऑक्साइड का जनरली क्या ले लेते हैं? इनके ऑक्साइड का मोल्टन फॉर्म ले लेते हैं और वहां से इनको रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। जनरली जो सॉल्ट लिया जाता है वो क्लोराइड लिया जाता है। ठीक है, जैसे NaCl, सोडियम है तो NaCl लेंगे, मैग्नीशियम है तो MgCl2, पोटेशियम है तो KCl लेंगे। जनरली क्या करते हैं हम लोग? क्लोराइड सॉल्ट को हम लोग मोल्टन फॉर्म में लेते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम और बेरिलियम के केस में ऑक्साइड लिया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम और बेरिलियम के क्लोराइड्स प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होते हैं नेचर में, तो इसीलिए उनको अपन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक, हमें यहां पर कंडक्टिविटी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा रहे हो तो कंडक्टिविटी चाहिए आयंस की। एल्यूमिनियम का क्लोराइड AlCl3 और BCl2 ये दोनों क्या होते हैं? प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होते हैं, इसीलिए उनका अपन इस तरीके से रिडक्शन नहीं करते हैं। यहां अपन Al2O3 या फिर बेरिलियम ऑक्साइड देते हैं। क्या क्या होता है इस मसाले में? इस मसाले में होता है हमारे पास Al2O3। ठीक, Al2O3 होता है प्लस प्लस होता है हमारे पास Na3AlF6 क्रायोलाइट, CaF2 फ्लोरस्पार्स। ठीक है, और इसके अलावा AlF3 भी यहां पर शायद होता है ना? AlF3 भी होता है। ठीक, ये सब कुछ यहां पर माल मसाला पूरा का पूरा लिया जाता है। ठीक है, यहां पर ये सारा का सारा क्या होता है? माल मसाला लिया जाता है। माल मसाला यहां पर लेते हैं तो बेसिकली क्रायोलाइट जो होता है ये यहां पर कंडक्टिविटी बढ़ाने के काम आता है। ठीक है, CaF2 और ये दोनों मतलब दोनों मिलके क्या करते हैं? Al2O3 के मेल्टिंग पॉइंट को भी कम करते हैं। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहां पर ये मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने में काम आते हैं। क्लियर है? और साथ ही साथ में इलेक्ट्रोलाइट का भी काम करते हैं। ओके, तो रिएक्शंस में तो कुछ नहीं होता है। रिएक्शन में अगर आप बात करोगे कैथोड पे क्या होता है बेटा? हमेशा रिडक्शन होता है, तो कैथोड पे होने वाला है रिडक्शन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और बन जाता है एल्यूमिनियम। एनोड पर बेटा हमेशा क्या होता है? एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होगा तो जो ऑक्सीजन है O2- वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बना लेता है O2। ये जो O2 होती है इस कार्बन रॉड के साथ, ग्रेफाइट के साथ रिएक्शन कर जाती है और बना लेती है CO2। इसीलिए इसकी मेटलर्जी में, इस प्रोसेस के अंदर हमें बार बार क्या करना पड़ता है? इन ग्रेफाइट की रॉड्स को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि टाइम टू टाइम में क्या होती जाती है? कंज्यूम होती जाती है। थोड़ा बहुत कार्बन का पाउडर भी यहां पर डाला जाता है। अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा बहुत कार्बन का जो पाउडर होता है वो भी डाला जाता है, लेकिन स्टिल आपको इन रॉड्स को क्या करना पड़ता है? बदलना ही पड़ता है। बाकी यहां पर आउटलेट्स होते हैं ताकि आपके पास क्या आ जाए? मोल्टन एल्यूमिनियम बाहर आ जाए। ये सारी चीजें हमारे पास होती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? सो दिस वाज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं? साइनाइड प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था, एक कॉम्प्लेक्स बनाया था, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद डाला था जिंक पाउडर, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर बोल सकते हो इनसे ज्यादा रिएक्टिव, इनको कर देगा डिस्प्लेस करके हमारे पास सिल्वर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। क्लियर है? ठीक, अब देखो फ्लक्स, बात आती है फ्लक्स की। आप मेटलर्जी में जाओगे बार बार आता है कि फ्लक्स कैसा लेना चाहिए, एसिडिक या बेसिक। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले तो फ्लक्स यूज क्यों करते हैं? देखो, जो इंप्योरिटीज होती है ना हमारे पास, उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। जो इंप्योरिटीज होती है ना, उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? वो अलग हो ही नहीं पाती हैं। ठीक है, आप लोगों ने ब्लास्ट फर्नेस में भी देखा होगा CaSiO2 CaSiO3 स्लैग बनता है,
तो होता क्या है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं तो इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है, मेल्ट ही नहीं कर पाएंगे तो बाहर कैसे निकालेंगे। तो इसका एक तरीका निकाला गया, क्या, फ्लक्स डालो। क्या डालो, फ्लक्स। सब्सटेंस यूज्ड टू कन्वर्ट नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटीज इनटू फ्यूजिबल इंप्योरिटीज, नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटीज इनटू फ्यूजिबल वन, जहां पर ये फ्यूजिबल हो जाए, मतलब इनकी मेल्टिंग आसानी से हो जाए। दो टाइप के फ्लक्स होते हैं, एक होता है एसिडिक फ्लक्स, एक होता है बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स को इस्तेमाल करोगे जब बेसिक इंप्योरिटी होगी, बेसिक फ्लक्स को इस्तेमाल करोगे जब एसिडिक इंप्योरिटी होगी। बिल्कुल सिंपल, ये देख लो, FeO मान लो ये बेसिक इंप्योरिटी है तो इसके लिए इस्तेमाल कर लिया एसिडिक फ्लक्स। अब ये मत बोलना SiO2 एसिडिक होता है क्या, ठीक है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये बन गया FeSiO3, स्लैग बन गया आपके पास, है ना, ये क्या बन गया, स्लैग। स्लैग है, ऊपर तैर जाएगा और बाहर निकाल देंगे इसको। एसिडिक फ्लक्स और नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली SiO2 होता है, P2O5 होता है। बेसिक फ्लक्स में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड आ जाता है, ठीक है, बेसिक फ्लक्स में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड आ जाता है। एसिडिक इंप्योरिटी हटानी है, SiO2 की इंप्योरिटी हमारे को हटानी होती है। बेसिक इंप्योरिटी है आपको बॉक्साइड की ओर में मिलती है, बॉक्साइड की ओर में मिल जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड लिया, बेसिक एसिडिक फ्लक्स लेंगे, उल्टा कर दिया यहाँ पर, कुछ कहते हैं गलत गलत गलत, ये एसिडिक इंप्योरिटी है, सॉरी चेंज कर लेना, ये एसिडिक इंप्योरिटी है और ये बेसिक फ्लक्स है। पूरा उल्टा लिखा हुआ है, पिछली वाली में भी तो उल्टा नहीं लिखा हुआ, देख लें एक बार। हाँ, नहीं यहाँ सही लिखा हुआ है, यहाँ तो सही लिखा हुआ है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एसिडिक इंप्योरिटी और बेसिक फ्लक्स होता है ये, ठीक। तो ये रिएक्ट करके बनाएगा CaSiO3, दैट इज योर स्लैग, तैरेगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये होता है फ्लक्स का काम। तो फ्लक्स का काम ज्यादा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये फिर से एसिडिक फ्लक्स वाली लाइन लिखी आ गई, इसको हटा देना यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बेसिक फ्लक्स में कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हो, FeO भी लिया जा सकता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड भी ले सकते हो, क्योंकि वो भी क्या था, फ्लक्स की तरह ही काम कर रहा था, ठीक। तो दैट्स इट। एलिंगम डायग्राम और रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड होता है खत्म। जो इधर समझने वाली बात थी कि एलिंगम डायग्राम काम कैसे करता है वो जरूरी था, रादर देन रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड सबको पता है कैसे होता है, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है यार, लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर से कर देना, प्लस कमेंट भी कर दे करो, कभी कभार अच्छा लगता है, पता चलता है कैसा चल रहा है। ओके, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।